हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय एजुकेटर चैनल एजुकेटर 24 पे आप सबका स्वागत है। इस पर एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, आपको पता ही है। केवीएस के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस हम करने जा रहे हैं और वो भी ईवीएस सेक्शन हम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि उसके अंदर जो है आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं और उसमें आपके इंडियन स्पेस प्लैनेट्स के बारे में साइंस में भी दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो टॉपिक है आपका, ये जो है आपका साइंस में भी आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जो भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल पर आएँ और इस ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ बेनिफिट्स तो ज़रूर उठाएँ। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने तकरीबन एनसीईआरटी के कुछ पार्ट्स को लेसन का डिवाइड कर लिया था, तो आज हम उसको आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आगे। ये कहता है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर मतलब नेचुरल सैटेलाइट है जिसको प्राकृतिक तौर पर दिया गया है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का सबसे पहले अर्थ समझिए। सह का अर्थ होता है साथ, ठीक है, और चर का अर्थ होता है घूमने वाला। यानी कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है इसके साथ साथ घूमता है, ठीक है, इसलिए इसको सहचर कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे, जैसे है मेरा सहपाठी। सह मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाले, यानी मैं साथ पढ़ने वाला। आगे कहता है कि इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के साथ समान, ठीक है, 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा है। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे सूर्य आपके के पास जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति, आपके मंगल, पृथ्वी, इनके अलावा बहुत 8 जो ग्रह हैं जिसमें कुछ आंतरिक ग्रह हैं, कुछ हमारे बाह्य ग्रह हैं, वो सब उनकी चीज़ों के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं कि सौर मंडल है क्या। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखता है कि सौर मंडल यानी कि सूर्य का मंडल। ये कहता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि क्या है। ये बड़ी अच्छी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर बहुत अच्छा एक जो सेक्शन दिया होता है कि आप जानते हैं। ठीक है, ये लिखता है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सूर्य को क्या था, सोल कहते थे। सोल यानी कि जिससे आपको आज के टाइम में ट्रांसलेट होकर क्या वर्ड आ, सन, सोल सन। ठीक है, आगे है, इसे कहते हैं कि सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए से सौर परिवार के मुखिया को, परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए से सौर परिवार सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का अर्थ उपयोग करते हुए इसके अधिक शब्दों को हम लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम अपनी बात पर आगे आते हैं। हमने पढ़ा कि सौर परिवार के नाम दिया जाता है जिसका मुखिया हमारा क्या है, सूर्य है। तो आप देखें, अब एक और बात कहता है, सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें एनसीईआरटी ने दी हैं, पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पर ध्यान से कि आप एनसीईआरटी ने सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए बात की थी, लेकिन आप स्टडी करते जा रहे हैं तो उसमें में और बातें आगे देखिए। कहते हैं कि सूर्य सौर मंडल के ग्रह का मुख्य केंद्र है। अगर मैं बात करूं कि ये सूर्य है तो सभी ग्रह लैंड वाइज जो हैं दीर्घ वृत्ताकार यानी कि पूरी ऐसे पट्टी में होकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ा है, पृथ्वी से तकरीबन बहुत बड़ा है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो सूर्य है अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। बहुत जो गैसें हैं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं सूर्य के संगठन में तकरीबन 100% में से 71% जो सूर्य है
वो कौन सी गैस का बना है? हाइड्रोजन का। ठीक है, और फिर उसके बाद 26.5% ये बना है अपना हीलियम। ये सूर्य का आंतरिक नाभ के संलग्न है, और जिसमें से 2.5% ये किस चीज़ का बना है? ये बना है आपका अन्य तत्वों का। यानी कि इतनी गर्म गैसें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, ये कहते हैं इसका खिंचाव बल इस सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है, लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक तारा है। एक चीज़ और बात आपने ध्यान रखनी है कि सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, और इसके नज़दीक तारे के कारण ही इसके अंदर से बहुत सारी, क्या देखिए, सूर्य से इसने लिखा है कि सूर्य से बड़ी मात्रा में गर्म गैसें हैं। ठीक है, ऊष्मा वो महसूस नहीं कर सकता। आपको मैं बता दूं कि जो सूर्य से वो कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, किरणें हैं, जिसमें आपकी दृश्य, एक्सरे, पराबैंगनी, बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हैं। ठीक है, एक्स किरण, रेडियो तरंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी सूर्य से निकलती हैं। ठीक है, और एक जो चीज़ और है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से, इसने देखिए क्या दिखा है कि अत्यधिक नज़दीक होने के बावजूद भी हमसे इत बहुत दूर है। तकरीबन पृथ्वी से इसकी दूरी जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसके बाद में इसने इंटरलैंड भी दिया कि ये हमसे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। और जो इसकी सतह का तापमान, जिसमें इसने भी बात की थी क्या अत्यधिक उष्मा, इसका टेम्परेचर ही इतना है कि 6000 सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर इसका खुद का है। ठीक है, और ये अपनी गति कैसे करता है? ये अपनी गति जो है तकरीबन 250 मिलियन वर्ष है, और 1 मिलियन में क्या है, 1 मिलियन में आपके कितने होते हैं? 10 लाख। तो आप अनुमान लगाइए कि इतनी तो इसकी परिक्रमण की अवधि है। और अब एज की और बात कर लेते हैं हम। सूर्य की जो एज है वो है 5 अरब वर्ष। तो बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसके सूर्य के बारे में, पर हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्द यानी कि जो आप ज्योग्राफी वर्ड पढ़ते हैं वो क्या है, ग्रह के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अब एक चीज़ और देखिए, लिखता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी में: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये याद करने का तरीका तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो कैजुअली याद रहें, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब ये क्या लिखता है आगे कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए कि क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है और कोई ग्रह इसकी परिक्रमा ऐसे तो करेगा, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, यानी कि वो अपने अक्ष पर धीरे 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 क्या होगा, इस पर घूमता चला जाएगा, घूमता रहेगा, फिर वो ऐसे, फिर दोबारा ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये क्या है, घूमते रहते हैं। चाहे कोई भी हो, इसमें आपके प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं सभी। ठीक है, कोई भी जो चीज़ें हैं वो अपने कक्ष पर घूमते रहते हैं। अब कहता है कि बुध पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है और कक्षा में चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 88 दिन लगते हैं। सूर्य का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है।
क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब क्या है, बुध को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो ग्रह था उसको भी हटा दिया गया। इसने लिखा है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु दो खगोलीय संगठन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ और खोजे गए ग्रह, जैसे कि 2003 UP13 सीरियस और प्लूटो, बोने ग्रह कहे जाते हैं। और उसको क्योंकि एक ग्रह एक दूसरे की, देखिए दीर्घ वृत्ताकार, इसको क्यों निकाल दिया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्लूटो को इस ग्रह से निकाल दिया गया क्योंकि ग्रह का क्या अर्थ है, क्योंकि वो दीर्घ वृत्ताकार पर घूमे। लेकिन इसका फैक्ट क्या है, इसको काटना इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दूसरे के पथ को काट देता था, ठीक है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। आप कुछ और फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई। ये लिखता है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं। जैसे मातृ शब्द है जिसे हम माता कहते हैं, ये संस्कृत से निकला है, इंग्लिश में से मदर कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं इनमें दूसरी भाषाओं के लिए प्रयोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी से विवरण, यानी कि पृथ्वी का रोज तैयार करना। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी मतलब पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी कि इसके संबंध में, और यानी कि ग्राफिया का मतलब है कि पृथ्वी के विवरण के बारे में लिखना। तो आगे कुछ वर्ड देखते हैं कि क्या कहता है ये। जैसे कि कुछ वर्डों में हम जियो के साथ अगर ये वर्ड ऐड कर लोजिया, तो क्या बन जाएगा वो जियोलॉजिया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का रीडिंग करना, जानना उसे। ज्योमेट्रिया जिसे कहते हैं पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट। जियो ओडिसियाड मतलब पृथ्वी के आकार का, जियोइड ठीक है, पृथ्वी के आकार का। आगे अब क्या आप जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जानने की कोशिश करेंगे कि रात में आकाश को देखकर हम मनुष्य हमेशा से ही मोहित हो रहा है। ये बात तो अच्छी है, क्योंकि हम तारों को देखते थे तो सोचते थे इनके बाहर भी कुछ हो सकता है, कोई तो ऐसा स्थान होगा जब धरती और अक्ष मिलते होंगे। वो उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, उन्होंने सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, ऐसी उन्होंने बात कही थी। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी है, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, आने वाले समय में पृथ्वी कैसे रहेगी, जो दूसरे ग्रहों के बारे में खोजने की इच्छा मनुष्य की बनी रहती है। तो आइए आगे यहाँ चलते हैं हम। अब बात करते हैं, देखिए आपने सूर्य के बारे में पढ़ा, तो हम पृथ्वी को कैसे छोड़ दें। ठीक है, ये कहता है कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या है कि सूर्य का अगर मैं अनुमानित आपको बताऊं तो पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरा ग्रह है, ठीक है। और अगर ग्रहों के अलावा अगर हम पृथ्वी से संबंधित बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है, आकार में ये है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और अगर मैं आपको इससे बड़े जो चार ग्रह हैं उनके बारे में बताऊं तो आकार के बारे में इससे बड़े जो ग्रह हैं आपके पृथ्वी से बड़े जो आकार में बढ़ते ग्रह हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो पृथ्वी से बड़े पांच ग्रह हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह है ये। फिर उसके बाद नंबर आता है शनि का, शनि महाराज। फिर आगे आपके अरुण, देन वरुण, उसके बाद आपकी पृथ्वी, और फिर आपके आते हैं शुक्र महाराज, देन मंगल, और उसके लास्ट में आपका बुध। ये वो क्रम है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये ध्रुवों के पास से चपटी है, यानी कि क्या है, अगर मैं आपको पृथ्वी का एक अक्ष बता के देखूँ, ये अक्ष है पृथ्वी का जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, यहाँ पर इसके साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्या है कि अपने ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, गोल नहीं है पूरी रूप से, यहाँ पर क्या है, गोल नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि इसे भूआब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसको भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार, ठीक है।
अब एक चीज़ और क्या है, ये बहुत अच्छी बात कहता है कि पृथ्वी के बारे में, जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है जो जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब इसकी आदतों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ अद्भुत बातें पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी की जो आयु है वो मानी गई है 4.6 अरब वर्ष, यानी कि सूर्य की आयु से तकरीबन 0.4 कम। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में और भी फैक्ट हैं। ये अपना चक्र जो है, ये बात हम अगले चैप्टर में तो करेंगे ही। चलो आगे देखते हैं कि ये सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 भाग पानी से ढका हो, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जो थे वो हमने बात कर ही ली है। इसकी गोलाब कहते हैं इसको, जियोइड से संबंधित है ये। ठीक है, आगे है हमारा जो सबसे फैक्ट, वो क्या है जान लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी कारण पृथ्वी के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, जबकि इसको मोड़ने में 500 सेकंड लगते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि 500 सेकंड लगते हैं, यानी कि कितने हुए आपके 8 मिनट और 20 सेकंड, 500 मिनट के तकरीबन इसको लगता है। अब बात कर लेते हैं हमारे चंद्रमा की, जो बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में दे रखा है। इस पर चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या कहता है। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात है, जब चंद्रमा की स्थिति का हम अध्ययन करते हैं तो उसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं। सेलेनोलॉजी यानी कि चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसके अवस्था का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसकी पृथ्वी से औसत दूरी जो है आपको दिखाई भी गई है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है कि वो कि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी से वास्तविक दूरी है वो कहता है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन असली आंकड़े क्या हैं, 3,84,365 किलोमीटर हमसे इतना दूर है। ठीक है, एक चीज़ और जो अच्छी बात है, ये कहता है कि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के अगर कोई व्यक्ति का भाग जो है वो क्या हो जाएगा, 1/6, यानी कि अगर 1/6 हो जाएगा अगर कोई करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर उस एक व्यक्ति का तापमान पृथ्वी पर 60 kg है, परंतु चंद्रमा पर जाते ही अगर वो मून पर जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि अगर हम इसको काटें तो 10 किलो का वो व्यक्ति क्या होगा, उस पर कूदने लग जाएगा, वो हवा में तैरने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, वायुमंडल नहीं है। आगे और फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चंद्रमा के पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। अगर मैं इसकी तुलना करने की कोशिश करूं, ठीक है, अब एक बात है, चंद्रमा पर दिखने वाला, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि क्या दिखाई देता है। ये हमारा चंद्रमा है। कहा जाता है कि जो इसके ऊपर ये चीज़ें दिखाई देती हैं, ये इसका एक पर्वत है। क्या है, इसका पर्वत है। और जो गहरे नीले धब्बे आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, ये इसके मैदानी भाग हैं। क्या हैं, मैदानी भाग। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो पर्वत है आपका लिब निजेट पर्वत। ठीक है,
जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 35,000 फीट। और अगर हम इसको वैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसका वो बनता है 10,660, यानी कि पृथ्वी के उससे 1.5 मीटर ऊंचा। अब प्रकाश की बात कर लेते हैं कि जब हमने ऊपर पढ़ा कि सूर्य के प्रकाश को हमारे तक आने में 8 मिनट लगते हैं, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर आने में 1.25 सेकंड लगते हैं, यानी कि 2 सेकंड 2 मिनट से भी कम टाइम इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लग जाता है। ठीक है, ये भी अपनी गति जो है दीर्घ वृत्ताकार परत पर घूमकर करता है। ठीक है, और ये अपना प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करता है। ओके, अब कुछ इसी के बारे में जान लेते हैं कि मनुष्य ने क्या था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को अपने साथी एडविन, क्या थे इनके साथी, एडविन एल्ड्रिन, दोनों ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर दोनों ने कदम रखे। जिस स्थान पर इन्होंने कदम रखा उसको कहते हैं शांति का समुद्र। अभी कहता है कि अंतरिक्ष में कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो ऐसा कोई भी भारतीय अभी चंद्रमा पर नहीं गया, पर उसके जाने की तैयारी भारत ने स्टार्ट की थी। उसका मिशन का नाम रखा गया था गगनयान, जिसे 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की जाएगी। इसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। पर भारत के पहले से जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे वो थे श्री राकेश शर्मा, और बड़ी जल्दी ही उनके ऊपर फिल्म बनने वाली है। उसके बाद थी कल्पना चावला जो पहली भारतीय महिला थी। फिर उसके बाद सुनीता विलियम्स जिन्होंने 116 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसके अबाउट में। अब बात करते हैं कि उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रहों में क्या अंतर है। सबसे पहले उपग्रह कहते हैं ये एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसका ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उसी तरह चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चक्कर ग्रह लगाते हैं। अब मानव निर्मित ग्रह क्या है। एक कृत्रिम पिंड है, ये कृत्रिम पिंड जिसका इंसान ने स्वयं निर्माण या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसको भी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संचार माध्यम का उपयोग, जो भी आप आज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कॉलिंग करते हैं, दूसरे राज्यों के बारे में मौसम संबंधी जानकारी है, जो टीवी आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें, ये रॉकेट अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इनमें भारत में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, आईएनएस, एजुसैट आदि इत्यादि जो एजुकेशन का रूप है। अब देखिए कि क्या है। सबसे पहले क्या है, एक स्पेस स्टेशन से धरती के सैटेलाइट से इसको छोड़ा जाता है। फिर क्या होगा, इसकी जो रेटिनाइजेशन है वो क्या करेगी, अपने पार्ट्स को अलग कर लेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये सैटेलाइट अपने आप खुल जाएगा। इसके ऊपर क्या है, सूर्य प्लेट्स लगाए जाते हैं, सौर पैनल कहते हैं जिसको, ताकि ये अपनी ऊष्मा स्वयं पृथ्वी के सूर्य से प्राप्त करता है, और ये चारों ओर घूमते हैं फिर धरती के रोटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा के बारे में ही दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है। ठीक है, ये जो समय है वो उसे कितने में पूरा करते हैं, 27.32 दिन में, यानी कि 1/4 में अगर मैं इसको पार्ट करूँ तो लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर। ये इकलौता ऐसा चीज़ है, हम चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख पाते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है, ये इसका रीज़न यही है, ये बात जो हम करना चाहते हैं, ये बात जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि इतने समय में ही अपने एक चक्कर पूरा भी कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी समय चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और वो भाग है उसका 69%, जिसमें उसका मैदानी भाग और उसका क्या है, घूर्णन एक समान होता है।
चंद्रमा के जो घूमने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ दिन और रात क्या है, 2 सप्ताह के होते हैं, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन रहते हैं, अलग है पृथ्वी तो। आगे, चंद्रमा की वृत्ति जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की इस सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि जब पूर्णिमा बहुत बड़ी होती है तो बड़े स्तर पर हमें दिखाया जाता है। कई बार तो एक महीने में जब 2 पूर्णिमा आती है तो उस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू मून। और ऐसी घटना वर्ष 1999 में हुई थी, जब जनवरी और मार्च महीने में यह आया था। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। बड़ी अच्छी चीज़ के बारे में इसने कहा है कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, कहता है तारों, ग्रहों, तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो हमने क्या थे ऊपर तस्वीर में देखा कि मंगल और बृहस्पति की पट्टी में बहुत सारे ऐसे पिंड थे। ये मंगल और बृहस्पति के बीच अपने चित्र 1.2 में देखे हमने। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह कभी ग्रह के भाग होते होंगे जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर या तो अलग हो गए या फिर उनका खंड खंड हो गया। क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांड में असंख्य प्रकारों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उल्का पिंड, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, वीडियो को कंप्लीट करने ही वाला हूँ मैं। आगे है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब जब छोटे छोटे हमने पहले बात कर ली के बारे में, पर ये अलग है। देखिए क्या है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली हो जाती है। अब जब भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इस प्रक्रिया में के दौरान वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म होकर जलने लग जाते हैं और फलस्वरूप धमाकेदार चमक उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई भी उल्का पिंड इस तरह से पृथ्वी पर गिरता है कि उसके धरातल पर क्या है, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो हमारे भारत में भी बहुत है। महाराष्ट्र के बाद एक खाद्य झील है जिसका निर्माण वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर कहते हैं कि ऐसे बहुत वर्ष पहले क्या है। अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की। क्या आपने तारों और खुले आसमान में एक दूसरी ओर फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरफ देखा है? ये लाखों तारों का एक समूह होता है, जैसे आप आकाशगंगा देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मिल्की वे। ये हमारी पट्टी आकाशगंगा का मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इसी पट्टी का एक भाग है। ये देखिए, आप हल्के ध्यान से अगर आप दृष्टि डालें, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं ये स्पेस की। ठीक है, दूध चीज़ों के बारे में इसको बात की गई है। ये कहता है कि हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल तथा गैसों की एक ऐसी प्रणाली है, और इस प्रकार लाखों लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी जुटे हुए हैं, और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हम भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। नीचे तस्वीर से देख सकते हैं। क्या ब्रह्मांड के अपने संबंध को बता सकते हैं? जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये मैं हूँ, फिर हमारी आगे पृथ्वी है, फिर ये सौरमंडल है, फिर हमारी आकाशगंगा, और ये ब्रह्मांड एक चरण के रूप में 2, फिर 3, फिर ऐसे 4, और पूरा का पूरा मेरा क्या आ जाएगा, हमारा ब्रह्मांड। तो ये था। तो आइए